हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकेंड रबी क्रॉप का 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसके द्वारा पौधों की उत्पत्ति के केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, सेंटर ऑफ ऑरिजिन की बात कर रहा है। किसके द्वारा पौधों की जो उत्पत्ति के केंद्र हैं उनकी अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। तो एन.आई. वाविलॉ के द्वारा। ठीक है, एन.आई. वाविलॉ के द्वारा 1926 में उत्पत्ति के केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक रूप से वेबिलो के द्वारा कितने उत्पत्ति के केंद्र प्रस्तावित किए गए थे। तो 8 उत्पत्ति के केंद्र प्रस्तावित किए गए थे वेबिलो के द्वारा। ठीक है, पूछ दे क्वेश्चन में कि वेबिलो के द्वारा कितने उत्पत्ति के केंद्र को प्रस्तावित किया गया था। तो 8 उत्पत्ति के केंद्र को प्रस्तावित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, NBPGR का पूरा नाम क्या है। तो NBPGR का पूरा नाम क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। NBPGR का पूरा नाम क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, NBPGR कहाँ स्थित है। तो NBPGR नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में। फुल फॉर्म आप लोगों को याद हो गया, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्लैग स्पॉट गेहूं की बीमारी किस देश से आया। हमारा जो भारत देश है, इस देश में गेहूं में एक फ्लैग स्पॉट डिजीज लगता है। वही पूछ रहा है कि वह किस देश से भारत में आया था। तो ऑस्ट्रेलिया से आया था। कहाँ से भैया, ऑस्ट्रेलिया से। भारत में फ्लैग स्पॉट गेहूं की बीमारी कहाँ से आया था, ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिड कॉर्न के जनक कौन है। ठीक है, जो संकर मक्का है उसके जनक कौन, हाइब्रिड कॉर्न के जनक कौन है। तो GH सॉल। ठीक है, GH सॉल जी हैं, GH सॉल। एग्जाम में इनका पूरा नाम भी दे सकता है, लेकिन आप लोग को लास्ट का सॉल याद रखना है, तो उससे आप लोग समझ में आ जाएगा कि यही है। अगला क्वेश्चन है, हेक्साप्लाइड वीट में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो हेक्साप्लाइड वीट होता है उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 42। आप लोग टेट्राप्लाइड वीट में कितने गुणसूत्र पाए तो वह कमेंट में बताइएगा जरूर। ठीक है, हेक्साप्लाइड में 42 पाए जाते हैं। कितने, 42। हेक्साप्लाइड वीट में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दिया था। तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। पूछ लेगा कब दिया था। तो 1859 ईस्वी में। 1859 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दिया गया था। तो ये 10 क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। इसमें पहला मैंने क्वेश्चन बताया कि सेंटर ऑफ ऑरिजिन किसने दिया था। तो N.I. वाविलॉ ने 1926 में। उन्होंने कितने उत्पत्ति के केंद्र को प्रस्तावित किया था। तो 8। NBPGR का पूरा नाम क्या है। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, जो कि नई दिल्ली में है। अगला, भारत में फ्लैग स्पॉट गेहूँ कहाँ से आया था। तो ऑस्ट्रेलिया से। हाइब्रिड कॉर्न के जनक कौन है, GH सॉल हैं। हेक्साप्लाइड वीट में कितने गुणसूत्र होते हैं, 42। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दिया है, चार्ल्स डार्विन ने दिया है। तो ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए आप लोगों के। चलिए चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। आइडियोटाइप शब्द किसने दिया है। एक आइडियोटाइप शब्द होता है अपने भाषा में, क्रॉप इम्प्रूवमेंट में बोल सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स में। तो वह जो आइडियोटाइप शब्द है वह किसने दिया है। तो डोनाल्ड नाम के एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा आइडियोटाइप शब्द दिया गया था। कब दिया गया था, सन 1968 ईस्वी में। सन 1968 ईस्वी में डोनाल्ड के द्वारा आइडियोटाइप शब्द दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डोनाल्ड ने आइडियोटाइप शब्द किस पर काम करते हुए दिया, मतलब किस पर वर्क कर रहे थे जब उन्होंने आइडियोटाइप शब्द दिया था। तो वीट पर वर्क कर रहे थे। किस पर भैया, वीट पर, गेहूं पर। तो
आइडियोटाइप शब्द डोनाल्ड ने 1968 में व्हीट पर वर्क करते हुए मतलब गेहूं पर काम करते हुए दिया था। अगला क्वेश्चन है पहला आर्टिफिशियल हाइब्रिड किसने दिया था? तो पहला आर्टिफिशियल हाइब्रिड थॉमस फेयरचाइल्ड ने दिया था। इन्होंने कार्नेशन और स्वीट विलियम के बीच में क्रॉस करवाया था। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कार्नेशन और स्वीट विलियम के बीच में इन्होंने क्रॉस करवाया था थॉमस फेयरचाइल्ड ने। इन्होंने पहला आर्टिफिशियल हाइब्रिड भी डेवलप किया था। तो एग्जाम में कैसे पूछेगा कि थॉमस फेयरचाइल्ड ने जब पहला हाइब्रिड बनाया था तो किस किस के बीच क्रॉस कराया था? तो आप लोग क्या लिखेंगे वहाँ पे, किस ऑप्शन में सही करेंगे? कार्नेशन और स्वीट विलियम में। कार्नेशन और स्वीट विलियम में क्रॉस करवा के थॉमस फेयरचाइल्ड ने आर्टिफिशियल हाइब्रिड मतलब पहला आर्टिफिशियल हाइब्रिड बनाया था या डेवलप किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी पादप प्रजाति के आनुवांशिक सुधार की दिशा में पहला कदम क्या होता है? बोला किसी पादप की जो प्रजाति है उसमें यदि आनुवांशिक सुधार करना है तो उस दिशा में पहला कदम क्या होता है? डोमेस्टिकेशन। क्या करेंगे? डोमेस्टिकेशन, ग्रामीण या पालतूकरण या पालतू बनाना, ठीक है। जैसे जंगल से कुछ लाएंगे उसमें अनुवांशिक सुधार करना है तो पहले आप जहाँ पर रह रहे हैं उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग उसको इन्वायरमेंट में ढालने का कोशिश करेंगे ना, वही होता है डोमेस्टिकेशन। जैसे कोई कुत्ता लाए हैं घर पे तो वह पहले जहाँ था घूम रहा था, अब घर पे लाए हैं आप अपने इन्वायरमेंट में रखेंगे उसको बांध के रखेंगे तो धीरे धीरे उसको पालतू बना रहे हैं ना, वही बात यहाँ पे बोला है। उसमें आनुवंशिक सुधार की दिशा में पहला कदम क्या करते हैं? किसी पादप प्रजाति के तो डोमेस्टिकेशन करते हैं, पालतूकरण करते हैं या ग्राम्यन बोल सकते हैं इसको। अगला सीड इंडेक्स क्या होता है? तो 100 बीजों के भार को सीड इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। 100 बीजों के भार को सीड इंडेक्स कहा जाता है। आगे है 16वां क्वेश्चन, ड्वार्फिंग जीन ऑफ वीट मतलब वीट की बौनी जीन कौन सी है? जैसे हमारा जो वीट होता है छोटा छोटा पौधा होता है, पहले क्या होता था 4-4 फीट 5-5 फीट का गेहूं का पौधा हो जाता था, 3-3 फीट का हो जाता था, मतलब काफ़ी बड़ा हो जाता था। प्रोडक्शन कम था, हाइट ज़्यादा हो जाती थी, ठीक है। तो उसके लिए जो उसकी ड्वार्फिंग वैरायटी इस टाइम आ रही है उसमें कौन सा जीन यूज किया गया है? तो RST1 RST2। इसका सोर्स कहाँ से लिया गया है? तो नोरिन-10 से, ठीक है। नोरिन-10 एक पौनी प्रजाति होती है वहाँ से RST1 RST2 लिया गया था, ठीक है। अगला राइस में ड्वार्फिंग जीन कौन सा है? तो ST1। देखिए यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसमें बोलेगा इनमें से कौन सा गेहूं का बौना जीन है या ड्वार्फिंग जीन है, तो वहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन में कुछ दे देगा SD1 SD2 RST1 RST2 या मतलब RST1 RST2 देगा तो एक ही में देगा, नहीं तो एक ही देगा इनमें से, और भी कुछ दे देगा TB1 TB2 कुछ भी दे सकता है। तो वहाँ पे आप लोगों को देखना पड़ेगा कहाँ पर है भाई, यदि आप लोग पढ़े रहेंगे तो कर देंगे। तो यहाँ पर RST1 RST2 ड्वार्फिंग जीन होता है गेहूँ का, SD1 राइस का होता है, ठीक है। अब मान लीजिए पूछ दिया RST1 RST2 किसका सोर्स है, मतलब किस सोर्स से लिया गया, तो नोरिन-10 से, और SD1 DG ऊजीन से, ठीक है, DG ऊजीन से। उम्मीद करते हैं ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा, इम्पॉर्टेंट है, JRF लेवल का एक क्वेश्चन है भाई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटी कौन सी है? तो पहला सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटी देखिए पूछ रहा है वर्ल्ड में, पूरे विश्व में पहला सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटी कौन सा? TN1, ठीक है, टैचुंग नेटिव 1 बोल सकते हैं इसको। यह टैचुंग डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किया गया था, इसीलिए इसको TN1 टैचुंग नेटिव 1 बोला जाता है, ठीक है भैया। तो याद रखिएगा, पूछ सकता है कि TN1 जो है मतलब राइस की पहली सेमी ड्वार्फ वैरायटी कौन सी? तो TN1 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पहला AICRP क्रॉप कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, AICRP क्रॉप कौन सा है पहला? तो मक्का है, मेज। 1957 में इसको डेवलप किया गया था। अगला क्वेश्चन है AICRP का फुल फॉर्म बताइए। तो AICRP का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट जो होता है AICRP का पूरा नाम होता है। आगे 21वां क्वेश्चन देखते हैं, नोबलाइजेशन शब्द किससे संबंधित है? तो गन्ने से। अच्छा एक बात आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों का इतना मतलब 3 पेपर हो चुका है, तो तीनों पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे गेहूँ के बारे में पूछ दिया
पूरा क्वेश्चन लगातार क्यों के बारे में पूछेगा जब तक कि क्वेश्चन खत्म ना हो जाए। राइस के बारे में पूछ देगा तो राइस के बारे में, जैसे कल के पेपर में आप लोगों ने देखा कि यदि मधुमक्खी के बारे में पूछ दिया तो पहले पूरा मधुमक्खी वाला पूछ दे रहा है, फिर यदि रेशम के बारे में पूछा था तो पूरा रेशम के बारे में, लाख के बारे में पूछा तो पूरा लाख के बारे में। तो ये बात याद रखिएगा कि एक पॉइंट उठाइए, एक क्रॉप उठाइए, वो उसको पूरा ख़त्म करिए पहले, उसके बाद अगले क्रॉप में जाइए, ठीक है। ये बात आप लोगों को बतानी थी, मैंने बता दिया। तो नोबलाइजेशन शब्द किसने दी, किससे संबंधित है, गन्ने से संबंधित है, ठीक है, गन्ने से संबंधित है। अगला है नोबल गन्ना का वानस्पतिक नाम क्या है, तो नोबल गन्ने का वानस्पतिक नाम सैकरम ऑफिसिनेरम, सैकरम ऑफिसिनेरम नोबल गन्ने का वानस्पतिक नाम है। अगला है भारतीय गन्ने का नोबलीकरण किसके द्वारा किया गया, तो वेंकट रमन के द्वारा, वेंकट रमन के द्वारा भारतीय गन्ने का नोबलीकरण किया गया था। पहली बार किस वैज्ञानिक ने केमिकली मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस किया था, कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने केमिकल से मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस किया था, तो मूरे, मूरे ने सन 1950 ईस्वी में केमिकली मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस कर दिया था। अगला 25वां क्वेश्चन, राई का वानस्पतिक नाम क्या है, इसमें लोग बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, 80% लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, कोई ब्रेसिका जेंसिया, ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस कुछ भी कर देता है, बट ऑप्शन यदि आप लोगों को सीकल सीरियल देखने को मिलेगा तो इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है, सीकल सीरियल, सॉरी सीकल सीरियल। तो यह था आप लोगों का टोटल 25 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को बताया, और 25 क्या इसमें समझ लीजिए आप लोगों का टोटल 30 क्वेश्चन हो गया होगा इधर उधर से मिला के। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।